नमस्कार साथियों मित्रों, हम लोग लेखपाल के टेस्ट सीरीज देख रहे थे जो कि यूथ पब्लिकेशन की है। हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम लोगों का छठा है और उम्मीद है आप लोगों की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आप लोग टेस्ट पेपर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कितना सही हुआ। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी के पहले प्रश्न से। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? तो वाचस्पति जो है ये अलुक तत्पुरुष है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अलुक तत्पुरुष क्यों है? क्योंकि इस समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, इसीलिए ये अलुक है। जैसे युधिष्ठिर और आत्मनेपद होते हैं। जबकि अगर बात करें नए तत्पुरुष का अर्थात ये होता है कि जिसमें स्टार्टिंग के शब्द में अ आवे या अन आवे, तो वो नई तत्पुरुष होता है। जैसे अगर इसमें आप शब्द देखना चाहें तो अनस्वर, अगति, अनागत, अनुचित ऐसे शब्द आते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। त्रैंबक शब्द में कौन सा समास है? त्रैंबक में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा बहुब्रीहि समास है। ये रिपीट हो रहा प्रश्न है, पहले के पेपर में प्रश्न आए हुए हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? जंगल का समानार्थी मतलब पर्यायवाची शब्द। तो जंगल का पर्यायवाची अगर देखें तो अरण्य होता है। अरण्य का मतलब होता है जंगल, और जबकि कस्बा, नगर ये सब तो आप लोग जानते ही हैं। और सुनसान, कहीं अगर शांति है तो उसे सुनसान के रूप में विभूषित किया जाता है। नेक्स्ट है यातुधान का पर्यायवाची शब्द क्या है? यातुधान का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले ये जानना हम लोगों को आवश्यक है। तो यातुधान का मतलब होता है राक्षस का पर्यायवाची है यातुधान। और निशिचर जो है ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और वहीं अगर वसन देखें तो वसन कपड़ा को कहते हैं। अश्व घोड़े को बोला जाता है, घोड़े को अश्व। और जबकि आग आप लोगों को पता ही है। नेक्स्ट आइए देखते हैं प्रसारण का विलोम शब्द क्या है? प्रसारण का विलोम आकुंचन। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आकुंचन। प्रसारण मतलब फैलाना, आकुंचन मतलब समेटना होता है। जबकि आरक्षण का निराक्षण होता है, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो आरक्षण का। नेक्स्ट आइए देखते हैं 6, पुरोगामी का विलोम क्या होगा? पुरोगामी का जो विलोम होगा वो पश्चगामी होगा, पश्चगामी। और नेक्स्ट देखते हैं छुरी का तत्सम रूप क्या है? छुरी का तत्सम रूप, छुरी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो रूप होगा वो छुरिका होगा। अब छुरिका में सही कौन सा है? यहाँ पे हम लोग वर्तनी की दृष्टि से भी देख सकते हैं। तो छुरिका जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। आप वर्तनी के रूप में भी इसे याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं पत्थर का तत्सम है। पत्थर का तत्सम प्रस्तर होता है, प्रस्तर को ही पत्थर कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं नवोढ़ा का संधि विच्छेद है। तो नवोढ़ा का जो संधि विच्छेद होगा नवधन उढ़ा नवोढ़ा होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद उत्धन लंघन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही है, उल्लंघन। और उल्लंघन कैसे लिखा जाता है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि वर्तनी में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है जो मापा न जा सके, उसके लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो होगा वो अपरिमेय होगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, जिसका परिमाप न किया जा सके, अपरिमेय। नेक्स्ट आइए देखते हैं अन्न को पचाने वाली अग्नि है। अन्न को पचाने वाली अग्नि अर्थात जो पेट में ज्वलन होता है, जो पेट में गर्मी आती है, उसके बारे में पूछी जा रही है। तो उसे जठराग्नि बोलते हैं। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखें बी में तो बड़वाग्नि लिखा गया है। बड़वाग्नि का मतलब समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि बोलते हैं। जबकि दावाग्नि और दावानल ये दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही मीनिंग के शब्द हैं। दोनों का अर्थ होता है जंगल में लगने वाली आग। ये सभी पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बेहद इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखें।
नेक्स्ट है अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका सही जवाब जो होगा वो होगा गुप्त मंत्रणा करना। ऐसा होता नहीं कि जैसे सब बोलते हैं कि अंदर अंदर देखिए अपने में ही कुछ पका रहे हैं, तो सेम मीनिंग वही है कि अंदर अंदर गुड़ पकना मतलब गुप्त मंत्रणा करना, चुपके से वो कोई मंत्रणा कर रहे हैं। नेक्स्ट है पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होगा? अनोखा काम करना, ऐसा नहीं होगा, अनोखा काम नहीं करना, विपरीत काम करना ऐसा भी नहीं है। काम निकालने के बाद सोचना, ये काफ़ी सही जवाब है इसका, ज़्यादा करके 100% चांसेस यही है और यही सही उत्तर है। इसका सही जवाब होगा काम निकलने के बाद सोचना, यही इसका उत्तर है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। हम लोगों को इसमें त्रुटि पकड़नी है। उनका अंग अंग काटा गया, अंग अंग काटा गया नहीं, काटे गए होना चाहिए। काटा गया शब्द ये फिट नहीं बैठ रहा है, क्योंकि अंग एक ही अंग नहीं है, कई अंग हैं, तो काटा गया नहीं, काटे गए होना चाहिए। तो पहला ए और बी ये दोनों त्रुटिपूर्ण होंगे। उनके अंग अंग काटे गए, सी और डी ये दोनों सही हैं। उसमें से हम लोगों को वर्तनी पकड़ना है, गए कौन से सही होगा? तो सही गए जो है वो ऑप्शन नंबर डी में होगा, उनके अंग अंग काटे गए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसने के तरीके सोचते रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है ये पकड़ना है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। इस वाक्य में काफ़ी माइनर सा मिस्टेक किया गया है, जो पकड़ने के लिए काफ़ी सोचना पड़ेगा आपको। काफ़ी माइनर सा जो इसमें मिस्टेक है वो है मुसीबत। आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि मुसीबत ऐसे नहीं लिखा जाता, इस पे सी पे बड़ी की मात्रा होती है, तो इसलिए इसका सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। बीरबल को मुसीबत वाले पार्ट में इसमें जो त्रुटि है वो बी वाले भाग में है, तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, भवानी शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या है? भवानी शब्द का जो पुल्लिंग शब्द होगा वो भव होगा। भव का अर्थ भगवान शंकर से लिया गया है, जबकि भवानी माता पार्वती से लिया गया है, तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होगा, जबकि भगवती और भगवान एक दूसरे के पुल्लिंग हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, इनमें एक शब्द एक वचन है, वो शब्द कौन सा है? तो संतति। संतति जो है ये एक वचन शब्द है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? अर्थात सेवक को कौन सा कारक है? सेवक को संप्रदान कारक। आपको पता है कि जहाँ को लगता है वहाँ संप्रदान कारक आता है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है कई परीक्षाओं में। हमको अनुसंगिक की सही वर्तनी पकड़नी है, तो सही जवाब जो इसका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आनुषंगिक। आनुषंगिक सही है, इसको आप लोग लिख के प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो ये बार बार मिस्टेक होगी। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें सौहार्द लिखा है, सौहार्द, दृढ़ नहीं होगा। द पे जो ये नीचे का हलंत लगा है ये गलत है, ये नहीं लगेगा, सिर्फ द बना रहेगा। सौहार्द, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी सहस्त्र, सहस्त्र सही है, सही जवाब हम लोगों का बी हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या गलती है। वांग्मय में अंगा जो लिखा गया है, अंगा के आगे एक बिंदी लगी रहती है, वो बिंदी लगानी आवश्यक होती है। ये अंगा में ये बिंदी वांग्मय। उसके बाद अगर खस्त देखें तो खस्ट नहीं होता, बल्कि अगर इसे देखें तो खस्ट होता है, खस्ट ऐसे होता है, तो सही जवाब होगा सहस्त्र। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक का अर्थ पुराना है, तो आइए अर्थ देखते हैं। चर जो है ये नौकर को या दूत को बोला जाता है चर, जबकि प्राचीर जो है ये चार दीवारी को बोला जाता है। और अगर चीर देखें तो चीर का अर्थ होता है कपड़ा, जबकि पुराना अगर देखें
तो ये चिर जो होता है ये इसका अर्थ होता है पुराना। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब हम लोगों का एक गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। तो इसको आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। टेलीग्राम पे पूरा PDF इसका अवेलेबल होगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके इसे आसानी से प्रयास कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न वहाँ पे नए आएंगे, इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व नहीं कराते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले सेक्शन में। नेक्स्ट GS का जो सेक्शन है, यहाँ से प्रश्न सबसे पहले एंशियन कालीन का प्रश्न है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला था? घोड़ों की अस्थियों का अवशेष और सिंधु सभ्यता में, ये पूछा गया है प्रश्न। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सुरकोटदा। सुरकोटदा में ऐसा अवशेष मिला था। और सुरकोटदा है कहाँ? तो ये गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट आइए देखते हैं, गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसके लेखक हैं जयदेव। जयदेव इसके लेखक हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे इसमें जितने भी लेखक दिए गए हैं, कालिदास, प्रेमचंद, जयदेव, सोमदेव, इन सभी महत्वपूर्ण एक लेखक हैं। इनकी जो कृतियां हैं उन्हें आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग कहेंगे तो हम ढूंढ के इनकी सबकी कृतियां एक वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट करिए, बताइए कि आप लोगों को आवश्यकता है, आपको नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कौन से सन में की थी, कब की थी, ये पूछा गया है। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना जो है वो गांधी जी ने फरवरी 1919 में की थी। ये क्यों की थी? रालेट एक्ट के विरोध में की थी। और अंग्रेजों को उन्होंने संज्ञा दी थी शैतान लोग, शैतान लोग, शैतानी करने वाले लोग, ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संज्ञा दी थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखें। नेक्स्ट आइए देखते हैं, देशबंधु किसे कहा जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है परीक्षाओं में। चित्तरंजन दास को, चित्तरंजन दास जी को देशबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और पिछली बार मुझे उम्मीद है कि ये पेट परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, तो ये लेखपाल में भी आ सकता है, तो आप लोग जरूर ध्यान में दें। तो पूर्ण स्वराज में तो ऐसा नहीं था, ये पूर्ण स्वराज में नहीं दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का ये काफ़ी महत्वपूर्ण नारा है। ये आंदोलन हुआ कब था? तो 1942 में, 1942 में ये आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट आइए देखते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है वो बंगाल के नवाब और अंग्रेज़ों की सेना के बीच में ये लड़ा गया था। बंगाल के जो नवाब थे वो सिराजुद्दौला थे। ये 1757 में हुआ था, जून में, 23 जून 1757 को। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि प्लासी है कहाँ, अवस्थित कहाँ है? तो प्लासी वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। और ये जिस नदी के किनारे अवस्थित है वो भागीरथी नदी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। टोटल ये 9 राज्यों की सीमाओं से स्पर्श करता है। जो 9 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तो आप उत्तराखंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार तथा दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश, इसको स्पर्श करता है। जबकि वहीं अंतर्राष्ट्रीय रेखा देखें तो ये नेपाल को भी टच करता है, एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। टोटल टच करने वालों की संख्या टोटल 10 हो गई, जिसमें से एक अंतर्राष्ट्रीय हो गई और 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नेक्स्ट आइए देखते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाना है, हिमालय की चोटियों को और कौन से राज्य में है उसको मिलाना है। ऐसे शॉर्ट्स वीडियो चैनल पे पड़े हैं, आप लोग देख लीजिएगा, जो 1 ही मिनट में आपको लगभग सभी पर्वत की चोटियाँ और किस राज्य में अवस्थित है ऐसे सीधे मैप पे पढ़ाए गए हैं। तो आइए देखते हैं, नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में अवस्थित है। और जबकि कंचनजंगा ये सिक्किम का है। तो हम लोगों का जो सही कूट बन रहा है वो 132 बन रहा है। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है?
ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों में जब हम लोगों के यहाँ मानसून सबसे पहले आता है, मानसून का महीना इस समय चल भी रहा है, तो कौन सी प्रवाह से कौन सी हवा इस मानसून को समेट के लेके आती है, तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ आने वाली जो मानसून हवा होती है सबसे पहले केरल तट से टकराती है, फिर ऐसे धीरे धीरे करके उत्तर भारत की तरफ आती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, कौन सा पठार भारत की खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता है। मतलब इतना खनिज है कि ये देश का दिल कहा जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो छोटा नागपुर का पठार सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि विश्व के सभी बड़े महाद्वीप कौन से क्रम में है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप अगर कोई है पूरी दुनिया का तो वो है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, तीसरे नंबर पे उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पे अगर देखें तो ये दक्षिणी अमेरिका आता है। तो जो हम लोगों का सही जवाब होगा वो दक्षिणी अमेरिका चौथा। वहीं अगर पाँचवें पे देखें तो अंटार्कटिका आता है, छठे पे यूरोप और सातवां जो लास्ट है वो ऑस्ट्रेलिया का आता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग फिर से एक बार याद रखिए, पहले नंबर पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, तीसरे पे दक्षिणी अमेरिका, चौथे पे अंटार्कटिका, चौथे पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें पे अंटार्कटिका, छठवें पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया आता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो इसका जो अधिनियम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अधिनियम 1934 के द्वारा, और जब इसकी स्थापना हुई थी 1935 में स्थापित किया गया था। अधिनियम 1934 का था और 1935 में स्थापना हुई थी। वहीं अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करें तो ये 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, मतलब भारत देश के लिए पूरी तरह हो गया था। इसके पहले ये ब्रिटिश राज्य के लिए कार्य करता था। नेक्स्ट आइए देखते हैं, एक फ्रिज में शीतलक है, शीतलक क्या है जो उसे ठंडा करता है। तो शीतलक गैस हम लोगों को बताना है इसमें। तो नाइट्रोजन शीतलक गैस नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, क्लोरीन भी नहीं है, जबकि फ्रियान गैस की वजह से जो फ्रिज जो है किसी वस्तु को या अपने अंदर के टेम्परेचर को ठंडा कर लेता है, तो फ्रियान गैस है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक जो है वो हीरे का होता है। जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतनी ज़्यादा चमक होगी। कहते नहीं हीरा अपने आप में चमकता है, तो सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरे का होता है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, न्यूट्रॉन एक कण जो परमाणु के नाभिक का अंश है को खोज जो है वो किसने किया था, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखें। मैडम क्यूरी जो थी ये खोज की थी पोलोनियम की, जबकि रदरफोर्ड जो है वो नाभिक की खोज किए थे, और मैक्स प्लैंक जो हैं वो क्वांटम सिद्धांत दिए थे। तो सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन की खोज करता थे। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम के सबसे महत्वपूर्ण अयस्क का नाम है। तो बॉक्साइट ही सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है जिसकी वजह से एल्युमिनियम निर्मित किया जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही जवाब होगा राइबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन और उसके रासायनिक नाम आप लोग याद रखिए। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन C को कहते हैं, थायमिन जो है ये विटामिन B1 को, और रेटिनाल विटामिन A को कहा जाता है। रेटिनाल विटामिन A और थायमिन जो है ये B1 को कहा जाता है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन C को बोलते हैं। तो सही जवाब हम लोगों का होगा विटामिन B राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। तो इसका जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होगा TCP/IP होता है, TCP/IP, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एवं इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एडमिरल कप किससे संबंधित है। एडमिरल कप, तो एडमिरल कप जो है ये नौकायान से संबंधित कप है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, कौन सा है। तो दूसरा सबसे बड़ा है।
पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे फल उत्पादन करने में चीन नंबर 1 पे है, चाइना। दूसरे नंबर पे भारत है। केले में भारत प्रथम है। तो आप लोग एक बार ये रिपोर्ट हल्का सा आर्थिकी का देख के जाइएगा। घटना चक्र की काफ़ी अच्छी पुस्तक आती है आर्थिकी के नाम से, उसको आप देख के जाइएगा, आपके कई प्रश्न वहाँ से बन जाएंगे। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट उत्पादक देश कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब ये सवाल ये उठता है कि ये प्रश्न बना क्यों था? तो ये पीपीई किट का जो उत्पादन है, ये प्रश्न बनाने का सबसे बड़ा रीज़न था कोविड पैंडमिक आने की वजह से। एक्चुअली कोरोना में जो डॉक्टर लोग पहनते हैं एक सूट की तरह, पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पॉलीथीन की तरह दिखता है, उसे ही पीपीई किट बोलते हैं। तो इसकी बहुत आवश्यकता पड़ी थी और ये इसीलिए इसका डाटा आया था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ बनता है, तो भारत ही इसको सबसे अधिक बनाता है। एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारतीय जीडीपी में कितना प्रतिशत संकुचन अनुमानित किया है? तो ये 7.7% था। ये पुराना करंट का क्वेश्चन है। 20 से 22 सितंबर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन दो देशों के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास जो है ये संपन्न हुआ था? कौन कौन से देशों के बीच किया गया? तो ये भारत और इंडोनेशिया के बीच खेला जाने वाला युद्धाभ्यास है समुद्र शक्ति। नेक्स्ट आइए देखते हैं। 9 सितंबर 2021 को वर्चुअली आयोजित 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता निम्न में से किस देश द्वारा की गई? तो ब्रिक्स जो है वो 2021 में भारत द्वारा किया गया था वर्चुअली रूप से। ऐसा नहीं था कि वहाँ पे अटेंडेंस लगा था, सब लोग यहीं से डील कर रहे थे, मतलब ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट आइए देखते हैं। सितंबर 2021 को अमेरिका के वाशिंगटन में क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से कौन से देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से बनाया गया प्रश्न है, जबकि ये स्टैटिक का प्रश्न बन जाता है। क्वाड समूह हम लोग को बताना है, क्वाड समूह में कौन से देश नहीं है। क्वाड समूह सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 4 देशों का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। भारत की और अमेरिका की स्ट्रेटेजी पार्टनरशिप है। इसमें आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी है, जापान भी है और भारत भी है। जबकि अगर सिंगापुर देखें तो सिंगापुर इसमें नहीं है, सिंगापुर की जगह यूएसए है। यूएसए अर्थात अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यही 4 देशों के द्वारा मिलकर क्वाड समूह बनता है। क्वाड का मीनिंग होता है 4। नेक्स्ट आइए देखते हैं। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा वो 90 डेसिबल होगा। 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए देखें। सामान्य बातचीत जो हम लोग करते हैं वो कितने डेसिबल तक होता है? तो वो 70 डेसिबल तक नॉर्मल होता है। जबकि एकदम शांत एरिया जो है वो 50-60 के नीचे रहता है। औद्योगिक क्षेत्र या फिर जेट आवाज़, ये बड़ी आवाज़ें जो है वो इसके ऊपर जाती हैं, 100 रेंज के ऊपर। तो 90 डेसिबल ये सही जवाब होगा। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? अर्थात ये पूछा गया है कि अगर सिंचाई के लिए कौन सा प्रणाली उपयोग किया जाए जो सबसे बढ़िया है, तो वो ड्रिप प्रणाली। आपको पता होगा कि ऐसे प्रश्न सीधे ऑप्शन से ही बन सकते हैं। ड्रिप प्रणाली का अर्थात का इसका मीनिंग ये हुआ कि जब पौधे लगाए जाते हैं ऐसे रो में, मान लीजिए पौधे लगे हैं, तो ऐसे रो में बगल में पाइप लगा दी जाती है पतली सी, और पाइप में जहाँ जहाँ पौधे होते हैं वहाँ छोटे छोटे होल कर दिए जाते हैं। तो ये टपक पद्धति इन्हें बोलते हैं। ड्रॉप के द्वारा पानी एक एक बूंद करके गिरता है और सीधा जड़ों को जाता है। पानी की ज़्यादा खर्च भी नहीं होता पानी, और उसके बाद पौधे भी पूरी तरह से पानी को पाते हैं और अवशोषित करके वो विकास भी करते हैं। तो ड्रिप प्रणाली जो है ये काफ़ी कुशल है, जिसमें जल की काफ़ी बचत होती है। दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्रश्न आ सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास ये रसायन है जो दीमक के लिए काफ़ी उपयोगी रसायन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश के वे शहर हाल ही में जहां कश्मीरी प्रणाली की कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान की गई, माफ़ कीजिएगा, कमिश्नरी प्रणाली की मंजूरी प्रदान की गई है, वो कौन कौन से शहर हैं? तो इसका सही जवाब होगा वाराणसी और कानपुर। कानपुर में और वाराणसी में कमिश्नरी प्रणाली चालू की गई, जबकि ऑलरेडी एक जगह चल रहा था, वो था नोएडा और लखनऊ में। नेक्स्ट आइए देखते हैं। टपका किस फसल का अंतिम चरण होता है? टपका अंतिम चरण फसल का, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफ़ी अगर थोड़ा सा
मजाकिया अंदाज में देखें तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पेड़ के नीचे बैठ के जब हम लोग कहते नहीं कि टपका अब गिरने वाला है, तो ये टपका आम की है। आम पकने के बाद जब वो अपने पौधे से, पेड़ से पूरी तरह अलग होकर जब ज़मीन पे गिरता है तो उसी पद्धति को बोलते हैं टपका। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में गुड़ महोत्सव का आयोजन किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका प्रश्न है। सही जवाब है लखनऊ। लखनऊ में गुड़ महोत्सव का आयोजन 2021 में किया गया था। नेक्स्ट का अपडेट आप लोग देख लीजिएगा करंट अफेयर के। हम लोग जब करंट अफेयर का सेशन लेके आएंगे पूरा कंप्लीट, उसमें आप लोगों को जरूर मिलेगा। कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का जो शास्त्रीय नृत्य है जिसका उद्भव उत्तर प्रदेश में हुआ था तो वो कथक है, कथक। जबकि अगर कुचिपुड़ी देखें तो ये आंध्र प्रदेश का है, जबकि कथक जो भारतनाट्यम जो है, भारतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। घूमर जो है आप लोगों को पता है, घूमर घूमर सॉन्ग आप लोगों ने देखा भी होगा, ये राजस्थान का है। उत्तर प्रदेश कितने जिलों में विभाजित है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सरल सा प्रश्न है। 75। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार आ चुका है। उच्च न्यायालय मतलब कहाँ की बात की जा रही है? हाई कोर्ट की। कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है कौन सी? तो सही जवाब होगा चावल। चावल भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया गया, अगर गेहूं भी लिखा होता तब भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि चावल ही सबसे ज़्यादा है। भारत के सभी कोनों में चावल खाया जाता है, जबकि गेहूं कहीं कई जगहों पर नहीं इस्तेमाल किया जाता, इसलिए प्रमुख खाद्यान्न चावल को माना जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में से निम्न में से कौन सी समिति संबद्ध नहीं है? अर्थात पूछा गया पंचायती राज से कौन सी समिति संबंधित नहीं है? अशोक मेहता समिति, हाँ इसका संबंध पंचायती राज से था। GVK राव समिति, ये भी पंचायती राज से संबंधित है। और BR मेहता समिति भी पंचायती राज से है, जबकि संथानम समिति ये पंचायत राज से नहीं लिया गया था। ये भ्रष्टाचार विरोधी समिति है। इस समिति का निर्माण किया गया था भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए कि उसको रोका कैसे जाए। तो संथानम समिति पंचायती राज से नहीं मेल खाता। नेक्स्ट आइए देखते हैं, पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D(3) में किया गया है। जो कथन एक है ये पूरी तरह से सही है। अनुच्छेद 243D(3) के अंतर्गत ही जो पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण है ये दिया गया है। जबकि स्टेटमेंट 2 देखें, यह आरक्षण अनुच्छेद 343 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। तो दूसरे का किसी से कोई रिलेशन ही नहीं है, अर्थात अनुच्छेद 334 का संबंध पंचायती राज से है ही नहीं। 334 जो अनुच्छेद है ये लोकसभा और आपके विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय या SC ST के आरक्षण से रिलेटेड है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। केवल एक सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? नहीं, उनके द्वारा भी नहीं किए जाते। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? हाँ, ये बात सही है। पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं उनको आपको पता होगा कि जब वोट देने जाते हैं तो वहाँ पे पंचायती राज सदस्यों के लिए भी वोटिंग की जाती है, कौन पंचायत के सदस्य बनेगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अप्रत्यक्ष कोई कार्य नहीं होता, इसमें प्रत्यक्ष निर्वाचन का भागीदार होते हैं सभी गाँव के निवासी। सहकारी संगठन में सदस्यों को मत देने का अधिकार होता है प्रत्येक सदस्य द्वारा दी गई पूंजी के अनुपात में कहीं मतदान नहीं होता पूरे देश में। तो सही इसका ऑप्शन नंबर ए गलत है। सदस्यों द्वारा पूंजी की राशि को ध्यान दिए बिना समान रूप से, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? कौन सा सतत विकास लक्ष्यों के लिए? सतत विकास लक्ष्य अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मतलब निरंतर चलने वाला विकास जिसमें किसी भी प्रकार का हानि न हो। जैसे भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए या उनके सभी के लिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए हम
कुछ न कुछ बचा के रखें। ऐसा ना है कि आज ही पूरा पेट्रोलियम ख़त्म कर दे, आज ही सभी प्रकार की चीज़ें नष्ट कर दे। इसी को बोलते हैं सतत विकास। आज की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य को बचा के देखते हुए भी अपना कार्य करना। तो जो नोडल एजेंसी की बात की गई है तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, नीति आयोग है। नीति आयोग जिसका गठन एक 1 जुलाई 2015 को हुआ था। पहले योजना आयोग था, उसके स्थान पर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। नीति आयोग आपको कहीं पे भी मिले, करंट अफेयर से लेके हर जगह, आप तुरंत उस पर अलर्ट हो जाइए, उसकी सारी डिटेल पढ़ के रखिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में जम के बनते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका गठन जो है वो 6 अगस्त 1952 को किया गया था। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम खुद होते हैं, अर्थात जो पीएम के पद पे रहेगा वही इसका अध्यक्ष होगा। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके जो अन्य सदस्य होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, जो अपने अपने राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं, किस फसल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चावल। चावल के निर्यात से भारत को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? पूसा RH10। पूसा RH10 जो है ये बासमती चावल की संकर प्रजाति है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और सीधा फैक्ट है, ध्यान में रखें। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र आपको पता होगा, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी 3 प्रकार के क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था में। तो प्राथमिक में आपकी कृषि आती है और मत्स्य पालन और विभिन्न प्रकार के खनिज खनन, ये सब जो है ये मिट्टी से रिलेटेड जितने भी कार्य होंगे वो आप समझ लीजिए वो प्राथमिक सेक्टर में आते हैं। जबकि उद्योग और कोई स्टार्टअप लगा है, कोई चीज़ बन रही है, जैसे चिप्स वगैरह या नमकीन वगैरह या कुछ खाने पीने की चीज़ें, ऐसी कोई चीज़ें जो बनाई जा रही हैं, तो वो हम लोगों का सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्सरी में हम लोगों का सर्विस सेक्टर आता है, जिसमें आप समझ सकते हैं शिक्षा सेक्टर, हॉस्पिटलिटी और विभिन्न प्रकार के जो हम लोग यातायात साधन का उपयोग करते हैं, तो ये सब क्षेत्र आते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, किसमें की है? तो गेहूं के उत्पादन में। और ऐसा क्यों हुआ है? आप लोगों को पता होगा, ग्रीन रिवोल्यूशन, हरित क्रांति। हरित क्रांति की वजह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा भारत की प्रगति हुई है। युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, PMYUA और PMKVY। तो युवा उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया है। स्टार्टअप इंडिया मतलब स्टार्ट करिए, कुछ तो करिए, कुछ बनाइए, ऐसा करिए कि खुद को रोजगार दीजिए, साथ में कई लोगों को और रोजगार दीजिए। ये सब योजनाएं तो देखने के लिए ही हैं, अभी तो बहुत ज़्यादा उसके इफेक्ट नहीं पड़े। हाँ, पहले की अपेक्षा कुछ बेटर जरूर आवश्यक है, पहले की अपेक्षा थोड़ा बहुत सुधार जरूर है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य JNNURM योजना के साथ संबद्ध नहीं है? इसका जो फुल फॉर्म होगा वो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरणीय मिशन होगा। तो इससे संबंध कौन सा नहीं है? तो शहरी विद्युतीकरण तो होगा ही इससे, शहरी परिवहन इसी से रिलेटेड है, और विरासत क्षेत्रों का विकास इससे कोई रिलेशन नहीं है, जबकि सफाई, स्वच्छता और सीवर इससे संबंधित है। तो सही जवाब होगा विरासत क्षेत्रों का विकास, ये इससे संबंधित नहीं है। नहीं बताना है मित्रों, सभी प्रश्नों में ध्यान दें, जहाँ नहीं रहता है, जैसे भी प्रश्न आप देखें कि अगर नहीं है तो नहीं को आप तुरंत अंडरलाइन या राउंड सर्कल में कर दें, जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो, आपका प्रश्न कोई गलत ना हो। निम्नलिखित में से कौन सर्वोदय योजना की रूपरेखा तैयार करने में सम्मिलित है? ये 1950 की योजना है, काफ़ी पहले ये बनाया गया था। सर्वोदय, सबके लिए विकास करने का, जो सबका उदय हो, इसके लिए ये योजना बनाई गई थी। तो उसमें जो है कौन उसमें उस रूपरेखा को तैयार करने में कौन इसमें सम्मिलित था? तो जयप्रकाश नारायण इसमें सम्मिलित थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 में। 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, गैसोहाल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई है। तो ये आंवला में शुरू की गई। आंवला है कहाँ? आंवला बरेली में है।
बरेली। इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने जो लेखपाल का प्रैक्टिस सेट था वो 6वां पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों को कितना स्कोर है, कौन से प्रश्न अच्छे लगे, जो भी सुझाव हो या जैसा भी अपडेट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।